रिश्ते हो बेटियों के तो कुछ देखभाल कर, रिश्ते हो बेटियों के तो कुछ देखभाल कर, उगता के लड़कियों को न घर से निकालिए, उगता के लड़कियों को न घर से निकालिए। आंसू से मुस्कान बनाती है बेटी, आंसू से मुस्कान बनाती है बेटी, जीवन को वरदान बनाती है बेटी, उस दिन तो वह भूखी ही रह जाती है जिस दिन भी पकवान बनाती है बेटी, जिस दिन भी पकवान बनाती है बेटी। मैंने एक लड़की को पूछा, मैंने कहा बेटी बताओ, राम जी को तो वनवास हुआ था, सीता जी को तो नहीं हुआ, सीता जी क्यों गई? तो उसने कहा कि सीता जी के जंगल जाने में भी एक सीख है। सीता जी ने सोचा कि 3 सासुओं के साथ रहने से तो जंगल ही ठीक है। आधुनिक बेटियां और आधुनिक मां, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेले में आए हैं, मुझे तो सुन लो बोलते। आधुनिक बेटी की विदाई हो रही है और आधुनिक मां, देखिए संवाद, अगर अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिएगा। बेटी की विदा के वक्त स्वभाव से एकदम सख्त मां रो पड़ी, बेटा ये बहुत चतुर है बेटा। हाँ बेटा, अपनी मम्मी से कह रहा है मम्मी तेरी नजरों में मेरी कीमत क्या है? मम्मी ने कहा बेटा तू मेरे लिए अनमोल है, तेरी कीमत रुपयों में क्या बताऊं? बेटा चलो नहीं मम्मी, अर्थ का जमाना है, रुपयों में बताओ, जमाना बदल गया है। मम्मी ने अभी पीठ छोड़ने के लिए कह दिया बेटा तुम मेरे लिए 2 करोड़ का है। तो तुरंत कहा बेटे ने बाबा उसमें मम्मी उसमें से 500 रुपए दे दो अर्जेंट काम। ये बेटों की मानसिकता है, बच्चों की मानसिकता है। बेटी की विदा के वक्त स्वभाव से एकदम सख्त मां रो पड़ी, लग गई आंसुओं की झड़ी। मां को रोटी देख आधुनिक बेटी बोली माय डियर मम्मी क्यों शकुन बिगाड़ रही हो? माय डियर मम्मी क्यों शकुन बिगाड़ रही हो? मैं अब तक चहेते के घर जा रही हूं और तुम गला फाड़ रही हो। आधुनिक मां बोली बेटी तेरी खुशी में मेरी खुशी है, मेरा दिल तो ये सोच कर दुखी है कि सुबह कौन करेगा, शाम कौन करेगा, तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। परिस्थितियां बदलती जा रही है ताकि
काव्य प्रेमियों, आदरणीय राम प्रकाश जी मेरे घर आए थे मुझे कहने के लिए कि युवराज जी को में तबियत से सम्मेलन करना है। तो मैंने कहा आ जाइए, मैं अभी घर पे ही हूँ। 1 बजे का वक्त था, अपन राजस्थानी लोग हैं, औपचारिकता वक्त मैंने इनको कह दिया कि खाने का वक्त हो गया, आप यही खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा खा लूँगा। मैंने मन में सोचा कि शायद राम प्रकाश जी ये कह रही थी युवराज जी आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में फिर कभी आऊँगा तो खाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि खा लूँगा। मैं कहा आपके लिए थाली लगा दो? तो उन्होंने कहा अच्छा लगा दो। मैंने कहा कि ये अभी कहेंगे कि नहीं यार युवराज जी अभी आया हूँ, पूरी बातचीत हो जाए, थोड़ी देर बाद में साथ में खाएंगे ना। तो उन्होंने कहा थाली लगा दो। मैंने इनके लिए थाली लगा दी। ये खाते गए मेरा घर का जितना खाना बना था सारा अकेले ही खा गए। मेरी बिटिया जोर जोर से रोने लगी। तो मेरी पत्नी ने कहा कि बेटी अकेले क्यों रोती हो, मेहमान को जाने दो ना, सब साथ में मिलकर रोएंगे। अब बेटी रोए और बाप को गुस्सा नहीं आया, मुझे गुस्सा आ गया। मैं भी किचन में गया, मैंने देखा तो एक रसमलाई की प्लेट पड़ी थी। मैंने कहा आ ही गए मेहमान तो बाकी बचा के क्या करेंगे, इनको भोग चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा राम प्रकाश जी एक रसमलाई की प्लेट बची है, खा लो। तो उन्होंने कहा नहीं बस भर गई। अरे मैंने कहा खा लो। इन्होंने वो भी कटक ली। मैंने कहा यार अभी तो तुम कह रहे थे कि बस भर गई, फिर कैसे खा ली? लेकिन युवराज जी बस तो भर गई थी पर कंडक्टर की सीट खाली। तो बड़ी बारीकियों से काम लेते हैं। आदरणीय हमारे सूरज जी अग्रवाल साहब मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, अग्रज भी हैं, लेकिन इनकी पोल खोले बिना मैं रहूंगा नहीं आज। एक बार इनकी पत्नी और इनकी साली की साथ में थी, अकस्मात इनको राजस्थान जाने का काम पड़ा, रेलवे स्टेशन बिना रिजर्वेशन जाना पड़ा। कितनी भीड़ की, पाँव रखने को जगह नहीं। जैसे जैसे भी इन्होंने अपनी पत्नी और साली जी को कहा कि आप बाहर सामान का ध्यान रखो, मैं अंदर जाकर तुम्हारी जगह रखता हूँ। ये अंदर घुसे, खिड़कियों पर पाँव रखते हुए अंदर पहुंचे। भीड़ इतनी कि पाँव रखने को जगह नहीं। तो इन्होंने एक युक्ति सुनी इन्हें और इन्होंने जोर से चिल्लाया अंदर जाके, सांप सांप सांप। पूरा डिब्बा 5 मिनट में खाली। ये भी बाहर आ गए। इन्होंने अपनी पत्नी और साली जी को कहा जाओ ऊपर एक एक पट पे जाकर सो जाओ, तुम्हारे लिए पूरा डिब्बा खाली कर। पत्नी और साली जी कहा खुश। अब हुआ यूं कि सुबह ये सो गए सब जने। सुबह हुई हलचल देखी, प्लेटफॉर्म पर एक भाई को पूछा कि कौन सा स्टेशन है? लेकिन बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन है। अरे क्या बात करते हो, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन ही है? देखा हाँ रात को इस डिब्बे में सांप आ गया था, डिब्बा काटा, गाड़ी गई। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। हाँ कान बिहारी जी कह रहे हैं मेरे बारे में तो कहना ही कह रहे हैं, इनकी पोल भी खोल देता मैं। आपको तो मालूम है कान बिहारी जी कबड्डी के बहुत बड़े चैंपियन रहे हुए हैं और किसी की शादी कबड्डी, किसी महिला की शादी कबड्डी चैंपियन से हो तो उनके कुछ निराले अंदाज होंगे, कुछ निराले अनुभव होंगे कुछ। तो फिर इनकी पत्नी जब पहली बार मैचे गई, पहली बार सहेलियां पियर गई, तो सब सखियों ने घेर लिया, सहेलियों ने घेर लिया और कहने लगे कि बहन आखिर तुमने कबड्डी चैंपियन से शादी की है, तुम्हारे कुछ निराले अंदाज होंगे बहन, कुछ निराले अनुभव होंगे, कुछ तो बताओ। तो इनकी पत्नी बोली क्या खा करूँ वो बताओ। दूर से आते हैं कबड्डी 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 करते हुए और जैसे ही मैं घूंघट उठाती हूँ मेरे पांव छूकर भाग जाते हैं। यहाँ एक बात बताते हैं, कई चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं मेरे सिर पर, कई लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनके सिर पर बाल कम है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, किसी भी पुरुष के सिर पर हाथ घुमाने का अधिकार 2 ही महिलाओं को होता है। एक होती है उसकी माँ और दूसरी होती है उसकी पत्नी। जब माँ हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, घने होते हैं, और जब पत्नी हाथ घुमाती है तो बाल झड़ते हैं, टाट आती है। अब आप देख लीजिए एक दूसरे के मुंह पर क्या टाट घुमाई किसने, और किसने माँ ने हाथ में घुमाया और किसने कहाँ पर, पत्नी ने हाथ घुमाया। आओ मित्रों मैं सीधे सीधे 2 रचनाएं दे रहा हूँ। उसके पहले सभी सुधी श्रोता बचे हैं, मेरे तेवर की एक नई रचना आपको पेश करना रखना चाहता हूँ कि आपको लगे कि मैंने कोई कलम चलाई है तो मेरी कविता पर आशीर्वाद देना। आप सबको ज्ञात होगा मैंने भी एक चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 10 से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, और निर्दलीय लड़ा था, मैं हार गया था। पर मैंने चुनाव क्यों लड़ा, बिल्कुल एक नए तरीके की रचना दे रहा हूँ आपके सिलसिलों में, आशीर्वाद चाहूंगा। एक दिन मेरा मित्र बोला सुना है युवराज तू चुनाव लड़ेगा? मैं बोला हाँ। वो बोला तब तो तू राजनीति की कढ़ाई में पापड़ी चलेगा।
तुझे मालूम है लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, कैसे पार्टी का मुखिया बहुमत का भाट होता है, कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे हाँ मिलाई जाती है, कैसे रिश्वत खाई जाती है, कैसे फाइलिंग निपटाई जाती है, कैसे कागजों पर पुल बनाए जाते हैं, कैसे सड़कों के नाम पर पुल खिलाए जाते हैं, कैसे रेलवे के लिए विदेशों से ट्रेनें मंगवाई जाती है, कैसे करोड़ों की राशि बिना टका के बचाई जाती है, कैसे पेट्रोल पंप पैसों से बेचे जाते हैं, कैसे ताबूत के कान फेंके जाते हैं, कैसे गोला में चारा खाया जाता है, कैसे रक्षा सौदा में तहत बचाया जाता है, कैसे दो कौमों को आपस में लड़ाया जाता है। मेरे दोस्त तुझे नहीं मालूम यूरिया कैसे बचाया जाता है। जब हवाले से धन हवा में उछाला जाता है तब नेता रुपया स्विस बैंकों में जमा कर पाता है। तुझे गहरा गणित कैसे बताऊं, राजनीति की बीज गणित कैसे समझाऊं, चुनाव लड़ना तेरा काम नहीं है। और अभी तो पार्टी के टिकट खरीदने जितना भी तेरे पास दाम नहीं है। इसलिए युवराज तू चुनाव लड़ने की भूल मत कर, बताएगा हार गया तो भारी नुकसान उठाएगा और जीत गया तो भी तू ये 10 नंबरी खेल नहीं खेल पाएगा। दोस्त का लंबा भाषण सुनना बोला, ये सत्य है कि मैं राजनीतिक शतरंज का खिलाड़ी रखता हूं, पर इतना अवश्य जानता हूं कि नेकी, नीति और परोपकार की भावना रोम रोम में बसाने वाला मैं एक उम्मीदवार अच्छा हूं। क्योंकि मैं देख नहीं सकता तुतला के बचपन को भूख से बढ़ते हुए, मैं देख नहीं सकता किसी अबला को 2 दानों के लिए देह का व्यापार करते हुए, मैं देख नहीं सकता चंद सिक्कों के लिए नारियों को तिरकते हुए, मैं देख नहीं सकता बुढ़ापे में लड़खड़ा की लाठी को सिसकते हुए, मैं देख नहीं सकता रोगी का बिना दवा के मर जाना, मैं देख नहीं सकता किसी का आत्महत्या कर जाना, मैं देख नहीं सकता किसान का आत्महत्या कर जाना, मैं देख नहीं सकता प्रतिदिन होने वाली भ्रूण हत्याओं को, मैं देख नहीं सकता ऐसी हत्यारण माताओं को, मैं देख नहीं सकता न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार को, मैं देख नहीं सकता पुलिस के गंदे व्यवहार को, मैं देख नहीं सकता हर और उल्लुओं का डेरा, मैं देख नहीं सकता पश्चिम नोट ले पूरा का डेरा, मैं देख नहीं सकता स्कूल में प्रवेश हेतु बच्चों की लाइन को, मैं देख नहीं सकता कॉलेज में डोनेशन के रूप में ले जाने वाले फाइन को, मैं देख नहीं सकता खुद हवाओं को जहर बोलते हुए, और मैं देख नहीं सकता फिजाओं को नफरत की भाषा बोलते हुए, मैं देख नहीं सकता ओजोन की परत में छेद और रक्षक की भक्षक हो गए इसी बात का होता है खेल, रक्षक की भक्षक हो गए इसी बात का होता है खेल। मैं देख नहीं सकता क्षेत्रवाद के घटकते अंगारों को, मैं देख नहीं सकता माली के हाथों लौटी हुई बहारों को, मैं देख नहीं सकता भाषावाद के झगड़ों को, मैं देख नहीं सकता जातिवाद के रगड़ों को, मैं देख नहीं सकता मंदिर मस्जिद के लिए 2 भाइयों को लड़ते हुए, और मैं देख नहीं सकता अनगिनत लाशों को सड़कों पर सड़ते हुए, मैं देख नहीं सकता बेवजह सीमा पर बढ़ते हुए सिपाही को, मैं देख नहीं सकता सत्ताधीशों की बेवफाई को, मैं देख नहीं सकता केसर की क्यारी में बारूदी सुरंगों को, मैं देख नहीं सकता रोज हवा में उड़ते निर्दोषों के अंगों को, मैं देख नहीं सकता कीचड़ बार बार शेर को धमकाए, और मैं देख नहीं सकता दुश्मन संसद भवन पर हमला कर जाए, मैं देख नहीं सकता कीचड़ बार बार शेर को धमकाए, और मैं देख नहीं सकता दुश्मन संसद भवन पर हमला कर जाए, मैं देख नहीं सकता हुर्रियत की शर्तें ढूंढते जाएं, मैं देख नहीं सकता नक्सलियों के हौसले बुलंद होते जाएं, मैं देख नहीं सकता लड़ते हुए गीता और कुरान को, मैं देख नहीं सकता धर्माचार्यों के नफरत भरे फरमान को, मैं देख नहीं सकता उड़ते हुए आरती और अजान को, मैं देख नहीं सकता सिसकते हुए वंदे मातरम के गान को, मैं देख नहीं सकता तख्त होती गायों के चित्कार को, मैं देख नहीं सकता बढ़ती जनसंख्या की मार को, मैं देख नहीं सकता संसद में लड़ते हुए देश के कर्णधारों को, और मैं देख नहीं सकता प्रजातंत्र के इन तमाम हत्यारों को। क्यों नहीं हमें दिखाई देता पन्ना धाय का बलिदान यहाँ, क्यों नहीं हमें दिखाई देता पन्ना धाय का बलिदान यहाँ, क्यों नहीं हमें दिखाई देती राणा प्रताप की शान यहाँ, कहाँ लुप्त हो गए हारी रानी के दिल सारे हौसले, क्यों दिखाई देते हैं हमें सिर्फ खुद के ही घोंसले, क्यों सब भूल गए आजादी के परवानों को, कितना जल्दी भूल गए कारगिल के दीवानों को, महावीर की अहिंसा का हमको अब क्यों भान नहीं, भगवान बुद्ध की करुणा का हमको क्यों ध्यान नहीं, श्री कृष्ण के कर्म योग का हमको अब क्यों ज्ञान नहीं, श्री राम की मर्यादा का हमको क्यों संज्ञान नहीं। भौतिकता की चिता पर हमने इन संस्कारों को जला दिया, भौतिकता की चिता पर हमने इन संस्कारों को जला दिया, स्वार्थ की खातिर हमने नैतिकता को बुला दिया। ऐसे अनेकों दर्द घटक रहे हैं मेरे सीने में, मैं मरम नहीं बन पाया तो क्या फायदा है जीने में। वैसे मेरी इच्छा ना थी कभी चुनाव को लड़ने की, नहीं जरूरत थी मुझको कभी इस पटड़े में पड़ने की, लेकिन बिन सत्ता के मैं कुछ भी न कर पाऊंगा। ऋषि मुनियों के इस देश की कैसे लाज बचाऊंगा। जीत गया तो फिर से सोने की चिड़िया इसे बनाऊंगा, और हार गया तो निश्चित ही अब मैं भगत सिंह बन जाऊंगा, और हार गया तो निश्चित ही मैं भगत सिंह बन जाऊंगा। साथियों, मेरी एक श्रेष्ठ करुण रस की एक कविता आपके चरण रखना चाहता हूँ। जिनको भी अगर जाना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कविता के बीच में वे अंतर्जान न हो जाए और मेरी कविता की हत्या हो जाएगी। अगर आप आशीर्वाद देंगे तो मेरे इस कविता को सुनकर कम से कम अभी तक 2.5-3 लाख बहनों ने कसम खा ली कि हम कभी अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। ये मैं ईमानदारी से आपको चरण रखना चाहता हूँ। तो एक 2 महीने की बेटी है पेट में, सुनो पर आप पहले जा रहे हैं।
एक रचना आपके श्री चरणों में रख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये करुण की वेदना की कविता है और आपके श्री चरणों में रखने जा रहा हूँ। बात अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, मैं इसका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। 2 महीने की लड़की है पेट में, वो माँ से क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। सो रही थी नई नवेली, 2 महीने का गर्भ लिए, अजन्मी बेटी ने माँ से सपने में कुछ प्रश्न किए। ममता मई हो तुम माँ मेरी, मुझ पर इतना कहर न ढाओ, क्यों तुम मुझको मार रही हो, कुछ तो मेरा कसूर बताओ। मैं भी पहले प्यासा थी माँ, पर गरीब माँ की जाई थी, भूखे बाप की मैं दुखियारी, कुछ दहेज न ला पाई थी। वो दारू पी पी कर आते थे, मुझे बहुत सताते थे, बिना दहेज ब्याही बिना, इसलिए चाकू तक चलाते थे। सास और नंदी ने मिलकर मुझे वहां जलाया था, और मैं इतनी जली थी माँ कि मेरा अंग अंग झुलसाया था। दहेज लोभी हत्याओं से मैंने बहुत सजा वहां पाई, और जब मेरे प्राणों के प्यासे बने गए तो ये पुनर्जन्म लेकर अब मैं तेरे पेट में आई। तो मैं तेरी आने से पहले मैंने खुशियां ढेर बनाई, पर कहर उठी आत्मा मेरी जब सोनोग्राफी की किरणें आई। उसने तुम्हें जब ये बतलाया मैं लड़का नहीं लड़की बेचारी, मुझे खत्म करने की तूने भी अब कर डाली सब गहन तैयारी, मैं बोल न पाऊं तो क्या, मुझे